मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, या और जो क्षेत्रीय छोटे छोटे दल हैं, वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, वो भी उस सूरत में जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो सेकुलर पार्टियां कही जाती हैं उनमें किसी तरह का कोई संवाद नहीं हो पा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि शायद चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम की तमाम पार्टियां अपने अपने उस पर चुनाव लड़ेंगी। तो गठबंधन को लेकर के क्या कुछ बातचीत चल रही है, हम उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की तरफ से फेस कौन हो सकता है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद है, राज्यसभा से उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला के संपादक हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हम आपको बताएं कि कांग्रेस पिछले 3 दशक से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ उसने अपना सत्ता को एक तरह से खोया है, बल्कि धीरे धीरे वो धरातल पर जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि अब अगर उसके हालात बेहतर ना हुए तो शायद पार्टी खत्म होने की कगार पे खड़ी हुई है, खत्म भी हो सकती है। इस तरह की एक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। किस तरह से संगठन को मजबूत करके जो बीजेपी का हार्डकोर हिंदुत्व जो एक सोच है, उससे कैसे मुकाबला करेगी। क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, जहां एक तरफ जातिवाद का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर किसी तरह से पहुंचा जाए, और उसके लिए क्या कुछ तरीके हो, आज उन्हीं चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हम आप ही से चीजों को समझना चाहें। आखिर हालांकि अब तक चूंकि अब समय बहुत कम बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के, प्रियंका गांधी पूरी तरह से कोशिशें कर रही है संगठन को मजबूत किया जाए। पिछले 3 दशक से जो एक कांग्रेस का सत्ता का सूखा पड़ा हुआ है, उसको दूर करने की वो कोशिश में है। लेकिन आप किस तरह से बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, या क्या कुछ रणनीति है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खास तौर से आजादी भाई से बहुत दिनों बाद मुझे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बारी साहब, आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एनीवे, देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिन हालातों में हो रहा है वो मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। उसका कारण है कि सियासत के जो उसूल होते थे, जो मापदंड होते थे राजनीति के, लोकतंत्र के, और ख़ास तौर से सेकुलरिज्म के, वो सब के सब जो उसूल हैं, वो सिद्धांत हैं, वो मुझे ढहते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें किसी एक पार्टी को या किसी एक लीडर को दोष देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारे पॉलिटिकल लोग सिद्धांत को छोड़ के सत्ता की राजनीति करने पे आमादा है, और धीरे धीरे गलतियां सभी से हुई हैं। अब जो चुनाव होने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुद्दे जितने हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उठाए जाने चाहिए, या जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाए जाने चाहिए, वो
दिखावे के लिए उठाए जाएंगे, दिखाने के लिए उठाए जाएंगे। असली मुद्दे कुछ और हैं। और जैसा कि आपने अभी शुरुआती दौर में आपने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम लिया, हिंदुत्व का भी नाम लिया, फेनेटिक तमाम चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो एक बहुत खूबसूरत सियासी एक तस्वीर हमने जो देखी है, मुझे तो उस पे सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है, जिससे मैं ज्यादा फिक्रमंद हूँ। मैं इस बात को लेके फिक्रमंद नहीं हूँ कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वहाँ क्या है, या समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, या बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है, या भाजपा की स्थिति क्या है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी, ये सब पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सब भारत की पार्टी हैं। अगर इनमें किसी की भी सत्ता आ जाए या चली जाए तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा फिक्र मुझे इस बात का हो रहा है कि सारे के सारे जो बुनियादी उसूल हैं सियासत के और डेमोक्रेसी के, वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं इसको लेकर के ज्यादा चिंतित हूँ। बिल्कुल विनोद जी, चूंकि आचार्य जी का साफ तौर पे ये मानना है कि जो एक राजनीति के उसूल होने चाहिए थे, शायद वो धराशायी हैं और इस वजह से उस चीज को लेकर के चिंता की जानी चाहिए। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों का अगर राजनीति कर रहे हैं तो ऐसे में राजनीति में सियासत के उसूल क्या है, ये तो हम सारी चीजों को देख रहे हैं। चूंकि साम दाम दंड जो भी तरीके होते हैं वो इन राजनीति में अपनाए जाते हैं। आखिर जिस तरीके से चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अपराध को लेकर के यूपी में हम बात करें, क्राइम को लेकर के बात करें, या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करें, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे बहुत सारे हैं इस वक्त बीजेपी विरोधी पार्टियों के पास। आपको लगता है कि ये उसको उस तरह से भुना पाने में कामयाब हो पाएंगे? साहब, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरी वजह से आपको समय बदलना पड़ा, 4 बजे के शो को 5 बजे करना पड़ा, क्योंकि मैं कहीं फंस गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इसके लिए आचार्य जी से, अदीप साहब से, आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आचार्य जी ने जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अहम बात है। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, असली सवाल तो प्रदेश और देश के बचे रहने का है। कि देश और प्रदेश बचेगा तब चुनाव भी होंगे, सरकारें भी बनेगी, कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन जिस सांझी संस्कृति हिंदुत्व का अगर कोई प्रतीक है, साक्षात हिंदुत्व जिसको कहते हैं, तो उसको योगी आदित्यनाथ है। और अगर सांझी विरासत का कोई प्रतीक साक्षात है तो आचार्य प्रमोद कृष्णा है। ये बंधुत्व का प्रतीक है, वो हिंदुत्व का प्रतीक है। बिल्कुल, समझे? तो आचार्य जी बंधुत्व के प्रतीक है, वो हिंदुत्व के प्रतीक है। और हिंदुत्व जो है सॉफ्ट कभी नहीं होता। आपने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं बार बार इस बात को चैनलों पे भी कहता हूँ, हिंदुत्व हिंदुत्व होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड ही होता है। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। ये अंसार साहब मान लीजिए जी। जैसे मैंने भी एक ट्वीट किया था कि इस्लाम को समझना है तो सूफियों की तरफ देखो, हिंदू धर्म को समझना है तो तुलसी मीरा सूर कबीरा और रहीम और रसखान की भक्ति में डूब जाइए। और अगर क्या कहते हैं इसको, तीसरा ही मैंने कुछ लिखा था, तो मेरा कहने का मतलब है कि 3 चीजों मैंने लिखा था, हिंदू धर्म, इस्लाम, और एक किसी और को लिखा था, मैं भूल रहा हूँ, जिसको बड़ा लाइक किया गया उसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि अक्सर लोग हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक ही मान लेते हैं। हिंदुत्व का प्रयोग सबसे पहले भारतीय राजनीति में सावरकर ने किया था। सावरकर से पहले विवेकानंद की भी राइटिंग में कहीं हिंदुत्व शब्द नहीं है। हिंदू शब्द है, हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और हिंदू एक धर्म है, एक जीवन दर्शन है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, लेकिन आज की राजनीति में इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। नहीं, राजनीति में तो हो रहा है, तो होने दीजिए। तो मैं तो उसको नहीं मानूंगा ना।
अब राजनीति में लोग सोने को लोहा कहने लगे तो मैं लोहे को सोना थोड़ी मान लूंगा। मैं तो कहूंगा लोहा अलग है, सोना अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि हिंदुत्व में सावरकर है, एडगेवार हैं, गोडसे हैं, आपके आज के जो तमाम हिंदुत्ववादी हैं वो हैं। और हिंदू में कौन है? हिंदू में ऋषि मुनि है, वेदांत है, शंकराचार्य है, विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, तुलसीदास है, मीरा है, सूर है, आचार्य प्रमोद कृष्णम है। हिंदू ये है। तो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग करके देखता हूँ, ये मेरी मान्यता है। इसलिए मैं हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। क्योंकि हिंदुत्व जब आप बात करेंगे, हिंदुत्व की स्थिति वैसी ही है। अब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, चलिए छोड़िए उसको मैं, लेकिन वो एक विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा, और हिंदू एक धर्म, एक जीवन दर्शन। ये मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ। अदीप साहब, अब आते हैं अब उत्तर प्रदेश पे मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। जी। उत्तर प्रदेश में इस समय 4 पहलवान मैदान में हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जिसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के नेतृत्व में जो दलित राजनीति की पुरोधा है, बहुजन राजनीति की बात करती है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो अपने को लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव और राजनारायण और मधुलिमा का वारिस कहते हैं, दावा करते हैं कि नहीं अलग बात है। कांग्रेस पार्टी जो एक से मध्यमार्गी पार्टी है, गांधी नेहरू की विचारधारा की बात करती है। जब मैं कह रहा हूं बात करती है तो इसका मतलब समझिएगा, मानती है कि नहीं मानती अलग बात है, क्योंकि जो भी विचार। अब इनके बीच में मुकाबला है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 4.5 साल से, 5 साल हो जाएंगे चुनाव तक। योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके पास अपने किए हुए कामों का पूरा ब्यौरा है, उसके पास हिंदुत्व की धार है, उसके पास पूरा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकिंग है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोकप्रिय नेता हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों में लोकप्रिय हैं, और कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी जमात है। ठीक है, सब कुछ है उनके पास। दूसरे मुकाबले में समाजवादी पार्टी के पास नेता के नाम पर अखिलेश यादव, और गिनाने के नाम पर अपने पुराने 5 साल के कार्यकाल के कामकाज। बाकी इस 4 साल में आपने विपक्ष के रूप में क्या किया, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। मायावती जी के पास भी यही समस्या, वो तो कभी सड़क पे उतरती नहीं है, तो वो तो बिल्कुल मतलब चुनाव के समय रैलियां करेंगी। उनका तो एक ही नारा होगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी और दलित शक्ति की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के हमें वोट दीजिए। हालांकि सतीश मिश्रा जी इस समय ब्राह्मणों को इकट्ठा करते घूम रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जिसकी नुमाइंदगी आचार्य जी भी करते हैं, जो आचार्य जी कल की पीठाधीश्वर भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी। कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? बहुत बड़ी विरासत है स्वतंत्रता आंदोलन की, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और तमाम नेताओं के, शास्त्री जी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सबकी विरासत है अगर उसको चाहे तो, अंबेडकर, मौलाना आजाद। लेकिन उस विरासत का कितना लाभ कांग्रेस पार्टी ले पा रही है सबके सामने है। नेतृत्व के नाम पर वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री लल्लू जी, अजय जी, उनकी स्थिति यह है कि सड़क पर बहुत संघर्ष करते हैं, हमेशा निकलते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन जब अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए तो अपने ब्लॉक में वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाए। ये तो संगठन की स्थिति है। प्रियंका जी से बहुत उम्मीदें थी कि प्रियंका जी जो है क्या करके जाएंगी, कुछ करिश्मा करेंगी, चमत्कार करेंगी, लोग इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखते थे। लेकिन प्रियंका जी 2019 के चुनाव में, चलिए हम मान लेते हैं बहुत जल्दी लॉन्चिंग हुई थी, या नरेंद्र मोदी की लहर थी पुलवामा कांड के बाद। उसके बाद से प्रियंका जी ने क्या किया? गिनती के 2-3 उनके कार्यक्रम है। एक वो सोनभद्र में जब धरने बैठ गई थी, एक हाथरस में, एक अभी लखनऊ में बैठी, एक 2 और हो। तो इस तरह से कहते हैं ना, छापा मार लड़ाई से काम नहीं होता कि आप गए और एक कार्य करके चले आए। अब एक आचार्य जी हैं ले दे करके जो टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पार्टी का पक्ष रखते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं सबसे, और मजबूती के साथ पूरी विरासत की बात करते रहते हैं, सांझी विरासत की बात करते हैं, तालिबान को भी निशाने पर लेते हैं, और जो दूसरे कट्टरवादी हैं उनको भी निशाने पर लेते हैं, सबको निशाने पर लेते हैं और सबके निशाने पर रहते हैं। लेकिन इनकी पार्टी इनकी कदर नहीं कर रही। आज अगर कोई चेहरा हो सकता था उत्तर प्रदेश में, मैंने इसीलिए कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर हिंदुत्व के प्रतीक हैं तो साझी विरासत के प्रतीक ये हैं, तो कांग्रेस इनको आगे करके लड़ सकती थी चुनाव, लेकिन कांग्रेस ने नहीं है। तो अभी तो स्थिति ये है मित्र कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आगे है। भले
आपको हमको लग रहा हो उसकी सीटें कम हो रही हो, लेकिन अभी वो लड़ाई के मैदान में इन बाकी अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति है। बिल्कुल अदीप साहब, आपने जो है सीधे तौर पर आचार्य प्रबोध कृष्णम साहब ने जो बात उठाई कि अगर देश बचेगा, प्रदेश बचेगा, तभी जो है तमाम चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का माहौल पूरे देश में, जाहिर है कि आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझते हैं। जब कोशिश भी यही होती है कि इस तरह के एलिमेंट को सरकार से दूर रखा जाए, उन्हें हराया जाए, ताकि एक बेहतर और अच्छी जो है राजनीति को बढ़ावा दिए जाने में मदद मिल सके। लेकिन जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, और जैसा अभी जो है विनोद जी ने बताया कि बीजेपी बहुत आगे है, कांग्रेस की इस तरह की स्थिति है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये, जिस अभी जो आचार्य जी ने जो बयान किया, जिस अंदाज से किया, बिल्कुल सही है। पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे मगर, पड़ी है लाश तासुब की दोराहे पे मगर, एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। आज ये हालत है जिसका आचार्य जी ने जिक्र किया है। हकीकत ये है, जहां तक विनोद भाई ने कहा, मैं खुद लखनऊ गया था। विनोद भाई से मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है, सियासी तौर पर हम एक दूसरे की बड़ी कदर करते हैं। इनको मालूम है कि 2004 से लेकर और 2012 तक हमने अपनी कम्युनिटी को कैसे इकट्ठा किया कांग्रेस के लिए और सेकुलर पार्टियों को लड़ने के लिए। इसका तजिया करने में लखनऊ गया 2 साल के बाद। मुझे ये लगा कि आज के डेट में अगर इलेक्शन होता है तो आदित्यनाथ की सरकार किसी कीमत पर वापस नहीं जा रही है, वापस आ रही है, सरकार बनने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में अब इलेक्शन, जैसा भी कहा आचार्य जी ने, अब लड़ाई इस बात की है, 35% वोटर ऐसा है जो हमसे नफरत करता है, मुसलमान से। इस मुल्क में सब कुछ हो जाए लेकिन वो वोट उसको देगा। इसलिए आपको 35% से ऊपर वोट लाने की कोशिश करनी चाहिए। बंगाल में बुरी तरीके से हारने के बाद भी बीजेपी 30% तक चली गई, जहां तासुब का नाम भी नहीं था। तो आप सोचिए कि अभी तो तालिबान का किस्सा खड़ा हुआ है, ये चलेगा अभी 6 महीने तक, जैसे पहलगाम वहां का पुलवामा का हुआ था। ये चलेगा और हमारा कोई ना कोई मौलवी बैठ के इस पे बोलेगा। ओवैसी वहां ऑलरेडी पहुंच गए हैं कि इसको हिंदू मुसलमान करना है, तो ये सब काम वहां होंगे। इसी रोशनी में मैंने सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा, ममता बनर्जी को खत लिखा, लालू जी से बात करी, सारे सेकुलर लीडरों से कहा कि इस वक्त पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, देश बचाने का वक्त है। अगर मिल के लड़ सकते हैं और आप ये समझते हैं कि हम मिल के लड़ें और टोकन लड़ें, इसकी कॉपियां भी मैंने प्रमोद जी से, आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने उनके बच्चों को भी कॉपियां भेजी और अपॉइंटमेंट भी मांगा। लालू जी के यहां से तो ये बात आ गई और उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत हैं, और उनके बेटे ने बिल्कुल डिटो बयान दिया जो मैंने उनको चिट्ठी भेजी थी। ममता जी के यहाँ भी ये बात पहुंच गई। मैं सारे अपोजिशन के लीडरों से मिलने की कोशिश करता रहा, ये कहते हुए कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचा लो। अगर यूपी हार गया और यकीनी हारने जा रहा है, तो जो कुछ हमारे पास बचे हुए लोग हैं ये भी भाग जाएंगे सत्ता में। ये सत्ता की तरफ ये भी नहीं दिखेंगे हमने कितनों के साथ सफर किया है और हमें हमारे हाल पे छोड़ के कौन कौन चला गया। हमें याद है कि हमने कितनों को ढोया अपने कंधों पर, और जब वक्त आया तो हमारे किस्मत के हवाले करके चले गए। अंदर साहब, हम कहाँ जाएं? 15 अगस्त को हमने अपनी किश्तियां जला दी थी सन 47 में। हमसे कोई पूछता नहीं है। इस मुल्क में वैसा बदनसीब मुल्क है ये कि जहां मजहब के नाम पर, किसी को सजा देने के नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं। इसीलिए मैंने एक नारा लगाया, जो भी मेरी आवाज है, मैंने सारे अपने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से कहा, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले काम किया था
और वैसे ही अब करूंगा अगर जिंदगी मिल गई। मैं मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स को कांटेक्ट कर रहा हूँ, उनकी मीटिंगें कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि सारी सेकुलर पार्टी से कहिए कि मिल के लड़ें, और अगर मिल के नहीं लड़ते तो हमारी गर्दनों पे इलेक्शन न लड़ें, हम इलेक्शन से बाइकाट करेंगे। हो सकता है, हमें मालूम है कि हमारी ये सीधे सीधे वॉकओवर देने का क्या मतलब रहेगा? देखिए, मतलब ये है कि अगर आप हमारे ये कैसी बदनसीबी है कि हमारे नाम पे इलेक्शन होता है कि मियाँ को ठीक करना है, और ये हमारी कौम ऐसी नालायक कौम है कि ये इसको इलेक्शन को मेला और जश्न समझती है। वो समझती है कि जश्न हो रहा है। अखिलेश यादव साहब को ये गलतफहमी है। मैंने उसके कम से कम उनके 15 एमएलए से मैंने बात करी, सबका ये कहना है हम हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे जी। मैंने उनसे कहा कि आप कांग्रेस के बगैर कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान में उस तूफान को रोक पाएंगे। जब आप यूपी में नहीं कर पाएंगे तो सेंटर में तो कांग्रेस की मदद लेनी होगी। हमारा ये कहना था, हमने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से भी मिलने की कोशिश करी और उनसे यही समझाया कि आप कांग्रेस से कहिए कि आप कम से कम सीटें लड़ें। नेशनल पार्टी आप हैं, आप नेशनल पार्टी रहेंगी और अगली सरकार आप बना सकते हैं अगर आप इनको यूपी में रोक दें। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि जो अब आज का जो नौजवान तबका लीडरशिप में है, मैंने जब प्रियंका गांधी साहबा के यहाँ कई बार लिखवाया, उनका बुलाएंगे, मैं मतलब समझ गया। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों से जो लोग मिलते हैं, नौजवान लोग जो लीडरशिप कर रहे हैं, वो समझते हैं कोई कुछ मांगने आ रहा है। उनको ये डर लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ मांगने आ रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ देना चाहते आचार्य जी, और इस वक्त देने वालों को भी टाइम नहीं देते जी। मुझसे जब लखनऊ में था, मुझसे लखनऊ पिछली बार भी यही हुआ, चाहे वो अदीब भाई उनके चचा हों, ये अब भी ये हुआ, उनके चचा भी मुझसे मिलने आए। मैंने कहा कि आप सब लोग मिलके लड़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अदीब साहब, आप देना चाहते हैं, इनको लेना तो चाहे। बिल्कुल जी, यही तो विनोद भाई, यही तो मसला है कि वो समझते हैं कि शायद ये कुछ मांगने आ रहा है। अच्छा आचार्य जी, आपसे क्योंकि जिस तरह से जो है विनोद जी ने या अदीब साहब ने साफ तौर पे ये कहा कि आपने भी उस चीज का जिक्र किया कि हालात ऐसे हैं, ऐसे में मुकाबला किया जाना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस की स्थिति है, दूसरी जो पार्टियां उसके साथ किसी तरह का तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो ये मुकाबला कैसे हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी से? देखिए अंजालू साहब के बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो अदीब साहब ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच हैं, और मुझे लग रहा है कि काश ये सच ना होती। और अदीब साहब उन शख्सियत में से एक हैं कि जो हक की बात भी करते हैं, सच बोलते हैं और इस देश को एक रखना चाहते हैं, इसमें मुझे कतई शक नहीं है, और एक बड़े गांधीवादी इंसान है। अब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जो विनोद जी ने और अदीब साहब ने, और बार बार आप भी कुरेदना चाहते हैं कि भाई आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो पक्की बात है कि भाई मुद्दा दिखाने को, बोलने को कुछ और हो, लेकिन असली मुद्दा तो अब तालिबान है। और तालिबान का मतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान उतना नहीं चल रहा जितना अब हिंदुस्तान में चलेगा। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में भी पूरे देश में इतना नहीं चलेगा जितना उत्तर प्रदेश में चलेगा। और अदीब साहब ने एक इशारा किया कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तालिबान की हिमायत करेंगे। तो जैसे ही वो तालिबान की हिमायत करेंगे और तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा, और जब तालिबान लड़ेगा तो हिंदुस्तान लड़ेगा। तो जब तालिबान और हिंदुस्तान लड़ा दिए जाएंगे तो जीत किसकी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है।
तो इसे रोके कैसे? एक सवाल जो आपके जहन में है। मैं समझता हूं कि अगर किसी को कुछ गलत कह के या गलत करके सत्ता का सिंहासन मिल रहा है तो वो तो गलतियां करना नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। अब सवाल है कि जो लोग बाकी लोग हैं, जिसमें सबके नाम लिए अदीब साहब ने, ये क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। 2017 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे और राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। दोनों का गठबंधन हुआ, लेकिन मायावती जी को अलग कर छोड़ दिया। 2019 में अखिलेश यादव जी का और मायावती जी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस को अलग छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं अदीब साहब, उनका जो वोट बैंक है वो तो फिक्स है। एक दौर था जब मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था, अब हिंदू वोट बैंक हो गया है। और एक बड़ा परिवर्तन आया जी। अब क्या है कि वो 39 to 41% वोट एक जगह है, और ये जो तकरीबन 60% वोट है ये 5 जगह है, 6 जगह है। और इसके एक होने की कोई गुंजाइश मुझे लगती नहीं है, क्योंकि एका तब होता है ना जब लोगों का दिल दिमाग थोड़ा सा तो ये हो कि हमें वहां पहुंचना है। ये जो नई जनरेशन के हाथ में लीडरशिप गई है, तो यहाँ तो सब अपने अपने रियासतों के मालिक हैं। बिल्कुल। तो अब आप अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी के लीडर्स को कि साहब ये तुम जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हो या अकेले लड़ने की बात कर रहे हो, साहब आप नहीं हरा पाएंगे, तो वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी से आप बात करेंगे तो ये स्थिति तकरीबन सभी में होगी। आचार्य जी बड़े माफी के साथ उन्हें अलग तरह की पुड़िया मिल चुकी है। अब मुझे आप बताएं कि ये जो दलित हैं, जिनको दलित कहते हैं, और ये यादव जिनको हम बैकवर्ड मानते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनमें से भी तो बीजेपी के में अंदर लोग जाएंगे। तो जब एक जगह बहुत ज्यादा वोट हो गया और एक जगह वोट तकसीम हो रहा है, तो फिर जीत तो उन्हीं की होनी है। बिल्कुल, जीत उन्हीं की होगी। बड़े माफी के साथ अदीब साहब और विनोद जी, आपका सिर्फ एक जुमले में बताएं, चूंकि समय हमारे पास खत्म हो गया है। अदीब साहब जी, आचार्य जी ने जो बात कही बिल्कुल हकायक पे है। मेरा यह कहना था कि अगर ये लोग समझ रहे हैं कि अकेले जीत लेंगे, ये गलतफहमी अखिलेश के पास है। आचार्य जी ने ठीक कहा, मुलायम सिंह ने कंधा दिया था बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों को रोने के लिए, इसलिए मुसलमान उनके साथ था, अखिलेश के साथ नहीं आएगा। और मुसलमान ने उसको ममता बनर्जी को वोट क्यों दिया? हर पार्टी को ये डरा दिया गया कि आप अपीजमेंट करते हैं, इससे हर पार्टी डर गई। और यहाँ तक कि कांग्रेस जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना के जिना को ठुकराया था, वो पार्टी भी डर गई। ममता को भी पर यही प्रेशर डाला, उसने कहा कि हाँ मैंने इनकी मदद की है, मजलूम है और करूंगी। कांग्रेस खत्म हो गई, लेफ्ट खत्म हो गई। हालात को समझना चाहिए। ऐसा कोई लीडर यूपी में आज नहीं है आज जो मुसलमानों के साथ खड़ा हो। न अखिलेश है, न कांग्रेस है, न मायावती है। तो अब ये वोट जो है, मैं आपने कहा ना कि क्या होगा भागने से, अरे जब तक हम नहीं हटेंगे इलेक्शन, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान नहीं मुसलमानों को ये सब फैसला करना चाहिए एक जुमले में हट जाओ इलेक्शन से, रोजी रोटी पे इलेक्शन लड़ने दो। हेलो, तो ये मैं है साहब 10 सेकंड लेना चाहता हूँ, 10 सेकंड मैं लेना चाहता हूँ, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड साहब। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको हम सेकुलर जमात कहते हैं, गलतियां इनकी भी बहुत हैं और बदनाम मुसलमान को करती हैं। बिल्कुल। विनोद जी, एक जो मेरी मान्यता हाँ, एक ही जुमले में मेरी मान्यता थोड़ी सी अलग है इस मामले में। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर मल्टी कॉर्नर हो और चारों पार्टियां जम के लड़ें, मतलब बसपा भी लड़े, सपा भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े, तो बीजेपी हारेगी। और अगर सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे तो बीजेपी नहीं हारेगी, क्योंकि पूरा चुनाव पोलराइज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, अतीफ साहब आपका, प्रमोद कृष्णन जी आपका।